गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम LLB सेकेंड ईयर में इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का पार्ट 1 हम करेंगे। आज हम करेंगे इंटरवेंशन क्या होता है और इंटरवेंशन के क्या क्या आधार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरवेंशन क्या होता है। Intervention is dictatorial interference by a state in affairs of another state for the purpose of maintaining or altering the actual condition of things। हस्तक्षेप किसी राज्य के द्वारा एक अन्य राज्य के मामले में इस उद्देश्य से तानाशाही या अधिनायकवादी हस्तक्षेप करने को कहते हैं, जिससे या तो वस्तुओं में विद्यमान दशाओं को बनाने रखा जाए या उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाया जाए। तो इस प्रकार अगर देखते हैं तो हस्तक्षेप जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय माना जाता है। और हस्तक्षेप का तात्पर्य यह होता है कि एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य में किसी मामले में इस उद्देश्य से हस्तक्षेप करना कि उसमें जो वस्तुएं विद्यमान है उनको उसी दशा में बनाए रखा जाए या उन दशाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाए। ये जो हस्तक्षेप है इसका उद्देश्य अपनी मनमानी या तानाशाही शर्तों को मनवाने के लिए किया जाता है। सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विधि में हस्तक्षेप को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है, परंतु फिर भी इंटरवेंशन के कुछ आधार माने जाते हैं या ग्राउंड्स ऑफ इंटरवेंशन, हस्तक्षेप के कुछ आधार माने जाते हैं। उसमें से कुछ को अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, कुछ को अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। तो सामान्य तौर पर हस्तक्षेप किस प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। सामान्य तौर पर किसी भी राज्य को अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से निर्णय करने का अधिकार माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके किसी भी मामले में उसको अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर किसी भी प्रकार के मामले में दूसरे राज्य में हस्तक्षेप करना पड़ता है तो वह हस्तक्षेप करने का अधिकारी माना जाता है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त वैध हस्तक्षेप माना जाता है। फिर है ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स के आधार पर हस्तक्षेप, मानवता के आधार पर हस्तक्षेप। अगर किसी भी राज्य में मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक राज्य के मामले में हस्तक्षेप किया जा सकता है, परंतु यह अधिकार किसी राज्य को नहीं दिया गया है। यह अधिकार केवल संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिकार दिया गया है, जो मानवता के आधार पर किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकारी माना जाता है। इसे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में मान्यता प्रदान की गई है। तीसरा है टू इन्फोर्स ट्रीटी राइट्स, संधि अधिकारों को लागू करने के लिए। इसका तात्पर्य यह होता है कि जब दो राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार की संधि संपन्न की जाती है तो ऐसी स्थिति में संधि की शर्तों को एनफोर्स करवाने के लिए एक राज्य दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप करता है, परंतु इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि में मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार के हस्तक्षेप को अवैध घोषित किया गया है। चौथा जो है इंटरवेंशन टू प्रिवेंट इलीगल इंटरवेंशन, अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए हस्तक्षेप। तो चौथा प्रकार का जो हस्तक्षेप का आधार माना जाता है वो है कि जब किसी भी राज्य के द्वारा अवैध रूप से किसी दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप किया जाता है तो उसे इस प्रकार के अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए उस मामले में दूसरे राज्यों के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। तो इसे कहा जाता है इंटरवेंशन टू प्रिवेंट अनलीगल इंटरवेंशन, परंतु इसके भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में मान्यता नहीं दी गई है। इसे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा अवैध घोषित किया गया है। फिर है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी भी राज्य के पास अत्यधिक शक्ति न हो जाए और दूसरा राज्य कमजोर न हो जाए, इस प्रकार शक्ति संतुलन की स्थापना करने के लिए इंटरवेंशन किया जाता है। इसे शक्ति संतुलन का इंटरवेंशन कहा जाता है, परंतु इस प्रकार के इंटरफेरेंस को भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय विधि में मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को भी मान्यता न प्रदान करने के कारण इस प्रकार का भी हस्तक्षेप जो है अवैध घोषित किया गया है। फिर है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड देयर प्रॉपर्टी,
व्यक्तियों और उनकी संपत्ति के संरक्षण के लिए। सामान्य तौर पर जब एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य में वहाँ के व्यक्तियों के प्रोटेक्शन के लिए या उनकी संपत्ति के प्रोटेक्शन के लिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है तो उसे इस कैटेगरी के अंतर्गत माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा इसे भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है और इस प्रकार के हस्तक्षेप को भी अवैध घोषित किया गया है। इसी प्रकार फिर है कलेक्टिव इंटरवेंशन, सामूहिक हस्तक्षेप। सामूहिक रूप से किसी राज्य के आंतरिक मामले में या किसी भी प्रकार के अन्य विषय के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है और वह हस्तक्षेप सामूहिक रूप से उस राज्य के विरुद्ध किया जाता है तो उसे कलेक्टिव इंटरवेंशन कहा जाता है, परंतु इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि में मान्यता प्रदान की गई है। यह वैध प्रकार का हस्तक्षेप माना जाता है, परंतु इस प्रकार का जो हस्तक्षेप है राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही किया जा सकता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विधि की रक्षा हेतु हस्तक्षेप। अंतर्राष्ट्रीय विधि में निर्धारित किए गए नियमों की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि की रक्षा हेतु हस्तक्षेप कहा जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि में इस प्रकार के हस्तक्षेप को भी मान्यता नहीं दी गई है। और लास्ट जो है इंटरवेंशन इन सिविल वार्स, गृह युद्ध में हस्तक्षेप। अगर किसी भी राज्य में गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस हस्तक्षेप को भी मान्यता प्रदान की गई है, परंतु यह भी यूएनओ के द्वारा ही हस्तक्षेप किया जा सकता है, राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो ये जो 9 आधार हैं इनमें से केवल पहला जो है सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा का जो अधिकार है, इस आधार पर राज्य को दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त होता है। उसके अलावा 3 और वैध आधार माने जाते हैं। उसमें पहला है मानवता के आधार पर हस्तक्षेप, दूसरा है आपका कलेक्टिव इंटरफेरेंस सामूहिक हस्तक्षेप और तीसरा है आपका गृह युद्ध में हस्तक्षेप। ये तीनों प्रकार के हस्तक्षेप को अंतर्राष्ट्रीय विधि में मान्यता तो प्रदान की गई है, परंतु इस प्रकार के हस्तक्षेप को हमारे राज्य को यह अधिकार नहीं दिया गया है। यह अधिकार जो है केवल यूएनओ को ही दिया गया है। अब हम चारों जो वैध हस्तक्षेप के आधार माने जाते हैं इनको हम अलग से देखेंगे। अगर इसमें हम देखते हैं तो पहला है सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप। सेल्फ डिफेंस के आधार पर हस्तक्षेप किस प्रकार से किया जाता है? सेल्फ डिफेंस के आधार पर हस्तक्षेप करने का आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप का तात्पर्य यह होता है कि जब कोई दूसरा राज्य युद्ध की तैयारी करता है और ऐसी स्थिति में राज्य को इस बात की आशंका उत्पन्न होती है, इस बात का विश्वास हो जाता है कि उसके विरुद्ध युद्ध कभी भी संपन्न हो सकता है या युद्ध किया जा सकता है, तो वह आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप करने का अधिकारी माना जाता है और आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप राज्य स्वतंत्र रूप से करने का अधिकारी माना जाता है। दूसरा है मानवता के आधार पर हस्तक्षेप। मानवता के आधार पर हस्तक्षेप करने का जो अधिकार है वह केवल संयुक्त राष्ट्र को ही प्रदान किया गया है और संयुक्त राष्ट्र इस आधार पर हस्तक्षेप करेगा और बेशर्ते कि मानव अधिकारों के उल्लंघन इस सीमा तक हो गया है कि उससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शांति व सुरक्षा भंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उस खतरे को कम करने के लिए, उस खतरे को समाप्त करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वापस शांति व सुरक्षा स्थापित करने के लिए मानवता के आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। फिर है आपका कलेक्टिव इंटरवेंस सामूहिक हस्तक्षेप। सामूहिक हस्तक्षेप का तात्पर्य यह होता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 में सुरक्षा परिषद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य के विरुद्ध सामूहिक रूप से कार्रवाई करने का अधिकारी माना जाता है और सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकारी माना जाता है। और इस प्रकार का प्रयोग सुरक्षा परिषद तभी ले सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को किसी भी प्रकार का खतरा पहुंचता है, तो वह इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और संबंधित राज्य सुरक्षा को खतरा पहुंचता है तो संबंधित राज्य पर आक्रमण किया जा सकता है और इसके लिए सुरक्षा परिषद अपने जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी मदद के साथ सामूहिक हस्तक्षेप करने के अधिकारी माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसी प्रकार गृह युद्ध में हस्तक्षेप है।
गृह युद्ध में हस्तक्षेप, क्योंकि आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विकास होने के कारण विश्व के राष्ट्रों में आपस में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है, और इन घनिष्ठ संबंधों के स्थापित होने के कारण अगर किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है तो उसका इफेक्ट दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी भी राज्य में विद्रोह या गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर पड़ोस में जो राज्य है उन पर भी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में गृह युद्ध की स्थिति में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय विधि में किया जाता है, और यह जो हस्तक्षेप का अधिकार है वह इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि उसके राज्य के जहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है या गृह युद्ध प्रारंभ कर दिया गया है वहाँ पर अगर उसको उसी वक्त हस्तक्षेप कर कर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया या उसे नहीं रोका गया तो उससे अन्य राज्य भी उससे इफेक्ट होंगे, अन्य राज्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेल्फ डिफेंस के आधार पर राज्य स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकारी माना जाता है। मानवता के आधार पर या सामूहिक हस्तक्षेप या गृह युद्ध का जो हस्तक्षेप है वह राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये जो हस्तक्षेप है यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है यूएनओ या अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है यूएनओ उसके द्वारा यह हस्तक्षेप किया जाता है। इसी के साथ आज हस्तक्षेप जो टॉपिक है वह यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके आगे हम इंटरवेंशन जो सेकंड पार्ट है वो देखेंगे। उसमें हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि में इंटरवेंशंस की कौन कौन सी थ्योरीज है या कौन कौन सी डॉक्ट्रिन्स है जो प्रतिपादित की गई है। ओके, थैंक यू।